मॉर्निंग क्लास। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्टिव मोड में फ्लो ऑफ करंट देखा था कि किस तरह से तुम्हारी जब हम एक्टिव मोड में कनेक्ट करेंगे अगर हम बीजेटी को, तो जो करंट्स फ्लो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं एंड किस किस वजह से होती है। तो हमें पता चला था कि हाँ, यहाँ पे अमीटर बेस जंक्शन में डिफ्यूजन करंट फ्लो हो रही है, आईपीई एंड आईएनई, एंड इसी तरह से कलेक्टर बेस जंक्शन में हमारी ड्रिफ्ट करंट फ्लो हो रही है जिसको हमने IP-C1 नाम दिया था, राइट? ओके, ना अब हमने इनिशियली जब हमने बीजेटी के बेसिक में बात की थी, तब हमने ये बात की थी कि हम इन जनरल हम क्या चाह रहे हैं कि हमारी ये आईपीई करंट अमीटर से जनरेट हो एंड ये IP-C1 करंट यहाँ से आईपी जनरेट हो और इस IP-C1 तक टर्मिनेट हो, मीनिंग अमीटर से जनरेटेड जो तुम्हारे चार्ज कैरियर हैं वो तुम्हारे कलेक्टर तक पहुंचे और एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो फ्रॉम अमीटर टू कलेक्टर। नाउ अब ये जो यहाँ पे INE करंट है जो बेस के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जनरेट हो रही है, हम चाहते हैं कि ये जो करंट है ये हमारी अनवांटेड करंट है। हम नहीं चाहते कि ये वाली INE करंट यहाँ पे जनरेट हो। तो उसके लिए हम क्या करते थे कि बेस रीजन को लाइटली डोप करते हैं, काफी लाइटली डोप करते हैं इन कंपैरिजन टू अमीटर रीजन। तो वहां से हमें ये तो क्लियर है कि IPE की वैल्यू INE की वैल्यू से काफी ज्यादा होगी, ठीक है। अब इसको डिफाइन करने के लिए बीजेटी में एक पैरामीटर डिफाइंड है। इसी को डिफाइन करने के लिए हम एक बीजेटी को में एक पैरामीटर डिफाइन है जिसको बोलते हैं अमीटर इंजेक्शन एफिशिएंसी। अमीटर इंजेक्शन एफिशिएंसी रिप्रेजेंट करते हैं उसको गामा से। एंड अमीटर इंजेक्शन एफिशिएंसी बेसिकली रेशियो है IPE, यानी होल की अगर हम PNP की बात करें, PNP ट्रांजिस्टर, PNP बीजेटी की बात करें, PNP ट्रांजिस्टर की बात करें, तो होल की वजह से जो करंट जनरेट हुई वो अपॉन टोटल अमीटर करंट। टोटल अमीटर करंट मतलब क्या, यहाँ पे आई टोटल क्या होगा, IPE प्लस INE, राइट। तो ये रेशियो बेसिकली हमें क्या प्रोवाइड करेगा
कि हाँ कितने परसेंट तुम्हारा एक जो चार्ज कैरियर जो अमीटर से जनरेट हो रहे हैं उनकी वजह से करंट का कितना परसेंटेज है, ठीक है। मीनिंग हम एक रेशियो प्रोवाइड करेंगे, एक क्लियर कट इस गामा की वैल्यू से हम ये बता पाएंगे कि हाँ आईपी जो आईई करंट है, जो हमारी अमीटर करंट है, उसमें कितना पार्ट आईपी का है, अमीटर से जनरेटेड जो अमीटर में जो चार्ज कैरियर जनरेट हो रहे हैं उन चार्ज कैरियर की वजह से कितना पार्ट तुम्हारा इस अमीटर करंट में है, ठीक। इसी वजह से हम इन जनरल क्या चाहते हैं कि ये आयन करंट ये हमारी नेग्लिजिबल रहे। मीनिंग अगर हम आइडियल बीजेटी की बात करें तो गामा की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 1 होनी चाहिए। अगर हमारा बीजेटी जो है वो आइडियल है तो हमारे गामा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। दैट मीन्स कि जो भी अमीटर करंट जनरेट हो रही है वो सारी अमीटर करंट केवल अमीटर के चार्ज कैरियर की वजह से ही जनरेट हो रही है। अमीटर के चार्ज कैरियर जो डिफ्यूज कर रहे हैं बेस पे केवल उनकी वजह से जनरेट हो रही है। और जो ये पार्ट है आयनी आयनी जो पार्ट है वो पार्ट तुम्हारा नेग्लिजिबल हो। मीनिंग बेस से जो अमीटर में चार्ज कैरियर डिफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ पे जो पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज कैरियर नेग्लिजिबल हो या जीरो हो। इनकी हम जो डोपिंग है इतनी स्मॉल कर रहे हैं कि ये आईपी के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है और आइडियली ये आईएनई जीरो होनी चाहिए, ठीक है। ये बात ये हो गया गामा अमीटर इंजेक्शन एफिशिएंसी जब हम पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं। और अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करते हैं लेट्स से, ठीक है, तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाता आई एन ई अपॉन आई ई। रीजन कि वहां पे जब एनपीएन ट्रांजिस्टर होता तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन अमीटर साइड से जनरेट हो रहे होते और बेस में डिफ्यूज हो रहे होते। और आईपीई जो होता ये आईपीई, ठीक है, जिसको हमने आईई इज इक्वल टू अगर यहां पे भी आईपीई प्लस आईएनई ले तो यहां पे जो ये आईपीई है इन केस ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर यहाँ पे आईपी तुम्हारी क्या होगी नेग्लिजिबल होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होल जो होंगे जब एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा तो जो पी टाइप बेस के जो होल्स होंगे वो डिफ्यूज कर रहे होंगे एन साइड में, राइट। तो गामा की वैल्यू एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए इससे हम डिफाइन करेंगे और पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए ये डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो अमीटर इंजेक्शन एफिशिएंसी अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो ये क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ करंट थ्रू अमीटर जंक्शन ड्यू टू कैरियर ऑफ अमीटर एंड टोटल करंट थ्रू अमीटर, राइट। एक पैरामीटर ये हो गया। इसी तरीके से सेकेंड पैरामीटर तुम्हारा क्या डिफाइन करता है? यहाँ पे जब आईपी करंट, यहाँ पे हमने आईपी करंट फ्लो हुई ड्यू टू दिस होल्स, कुछ रिकम्बिनेशन हुआ बेस में, यहाँ पे कुछ रिकम्बिनेशन हुआ और उसका कुछ पार्ट रिकम्बिनेशन में, ये होल्स जो आए थे ये होल्स का कुछ पार्ट रिकम्बिनेशन में चला गया और कुछ पार्ट यहाँ पे कलेक्टर में पहुंचा जिसकी वजह से ये आईपी-C1 जनरेट हुई है। तो इस आईपीई का कितना पार्ट इस आईपी-C1 में पहुंचा है उसको हम डिफाइन करते हैं बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर से। उसको हम डिफाइन करते हैं बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर से। बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर तुम्हारा जो होगा वो क्या होगा? तो बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा स्टार से, ठीक है। याद रखना ये बीटा स्टार है, ठीक है। अभी एक और पैरामीटर आएगा वो बेसिकली वो बीटा से रिप्रेजेंट हो रहा होगा, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा स्टार और अल्फा सफिक्स में टी, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ये बीटा स्टार है और अल्फा टी है, ठीक है।
क्योंकि अभी अल्फा और बीटा करके दो नए रिप्रेजेंटेशन अभी और दिखेंगे, वो किसी और चीज को डिफाइन कर रहे होंगे। तो इस चीज को याद रखना कि बीटा स्टार है, बेस ट्रांसपोज फैक्टर को बीटा स्टार या अल्फा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये तुम्हारा रेशियो होता है आईपीई अमीटर साइड से जो चार्ज कैरियर करंट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, ये वो अपॉन कितनी उसका कितना पार्ट, सॉरी दिस वाज कलेक्टर में जो होल्स रीच कर रहे हैं उसकी वजह से करंट अपॉन आईपीई। बीटा स्टार इज इक्वल टू क्या होता है, आईपीसी1 अपॉन आईपीई। ठीक है, इससे मे भी तुम्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे मिल सकते हैं। ठीक, तो बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर बेसिकली क्या है, रेशियो ऑफ चार्ज कैरियर थ्रू कलेक्टर जंक्शन एंड करंट ड्यू टू चार्ज कैरियर थ्रू अमीटर जंक्शन। इसके बाद एक और फैक्टर हम डिफाइन करते हैं, एक और टर्म हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, लार्ज सिग्नल करंट गेन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। और अभी आगे चल के जब कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे होंगे तो यही अल्फा बेसिकली कॉमन बेस करंट गेन बन जाएगा। इसी को हम कॉमन बेस करंट गेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अल्फा के दो नाम होंगे, एक लार्ज सिग्नल करंट गेन के नाम से भी जानते हैं और दूसरा कॉमन बेस करंट गेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इन जनरल जहां पे भी तुम्हें अल्फा मिलेगा वहां पे तुम्हें ये डेफिनेशन ही दी होगी, कॉमन बेस करंट गेन। ये लार्ज सिग्नल करंट गेन डेफिनेशन में नहीं दिया होगा, या उसका जहां पे भी तुमसे फाइंड आउट करने को भी बोलेगा कि अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करने को जहां पे भी निकालने के लिए जाएगी, वहां पे उसका नाम कॉमन बेस करंट गेन होगा। या जहां पे भी क्वेश्चन में भी अगर डिफाइन किया जाएगा कि हाँ अल्फा गिवन है, तो अल्फा की वैल्यू किस नाम से तुम्हें ज्यादातर मिलेगी, कॉमन बेस करंट गेन से। और अल्फा इज इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईई, माइनस डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईई। अब देखो, क्योंकि ये जो अमीटर करंट है, अमीटर करंट में चेंजेस नेग्लिजिबल होते हैं। अमीटर करंट में जब लेट्स से तुमने कहा कि अगर अमीटर करंट IE इज इक्वल टू 0 हो गया, अगर हम कह रहे हैं कि अमीटर करंट 0 हो जाए तो उस टाइम पे कलेक्टर करंट किसके बराबर हो जाएगी, जो कलेक्टर करंट रिवर्स बायस में फ्लो हो रही है। रिवर्स बायस जंक्शन की वजह से जो वहां पे एक रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो हो रही थी उसके बराबर हो जाएगी। मीनिंग IC को हम रिप्रेजेंट करेंगे ICO से। ठीक है, IC इज इक्वल टू हो जाएगा ICO, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पे यहाँ ये जो कलेक्टर करंट IC है, ये वाली IC, ठीक, ये बेसिकली दो कंपोनेंट से बन रही है। एक इस IPC1 जो बेसिकली अमीटर से आए हुए चार्ज कैरियर की वजह से जनरेट हो रही है, और दूसरी ये रिवर्स सैचुरेशन करंट ICO, जो इस यहाँ पे जो हमने रिवर्स बायस दे रखा है, कलेक्टर बेस जंक्शन को जो हमने रिवर्स बायस दे रखा है, उस रिवर्स बायस की वजह से जनरेट हो रही। तो इन केस अगर हम अमीटर साइड से अमीटर करंट को 0 कर दें, मीनिंग अमीटर साइड से हम कोई भी चार्ज कैरियर इधर डिफ्यूज ना कराएं, तो यहाँ पे कलेक्टर साइड पे जो IC होगी, ये IC किसके बराबर होगी, ICO के। और इन केस अगर IE नॉन इक्वल टू 0 हो तो हम IC की वैल्यू क्या डिफाइन करते हैं, IPC1
माइनस IPC1 प्लस ICO, माइनस IPC1 प्लस ICO। यहां से अगर हम अल्फा की वैल्यू डिफाइन करने की कोशिश करें तो अल्फा इज इक्वल टू क्या है, माइनस डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE। तो डेल्टा IC का मतलब क्या हुआ, एक टर्म IE जब तुम्हारी क्या है, फर्स्ट एक IE तुम्हारी नॉन जीरो है और दूसरा क्या है, जीरो है। या तो दो चेंज इन करंट हमने IE में क्या चेंज किया है, IE जीरो रखी है एक बार नॉन इक्वल टू जीरो रखी, तो I जो नॉन इक्वल टू जीरो उसको हमने IE से रिप्रेजेंट कर लिया है और जीरो को जीरो से लिख लिया है। और जब तुम्हारी नॉन इक्वल टू जीरो थी तब IC की वैल्यू क्या थी, माइनस IPC1 प्लस ICO। एंड जब तुम्हारी IE अमीटर करंट जीरो थी उस टाइम पे तुम्हारी कलेक्टर करंट क्या थी, ICO। हमने सिंपली चेंज इन करंट लिखा है, चेंज इन कलेक्टर करंट एंड चेंज इन अमीटर करंट। और इस पूरे के ब्रैकेट में ये माइनस साइन, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, IPC1, ये ICO और ICO कैंसिल, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, IPC1 अपॉन IE। ठीक है, अमीटर साइड से जो टोटल करंट जनरेट हो रही है एंड कलेक्टर साइड पे जो अमीटर की वजह से करंट पहुंच रही है, उन दोनों का रेशियो है तुम्हारा अल्फा या लार्ज सिग्नल करंट गेन। ठीक है, अभी यही लार्ज सिग्नल करंट गेन आगे जाके अल्फा इज इक्वल टू हम डिफाइन करेंगे IC अपॉन IE। क्यों, क्योंकि IPC1 ये जो करंट है, इसी करंट को हम टोटल मान के चलेंगे, यानी ICO को वहां पे हम नेग्लिजिबल करेंगे। ठीक है देखो यहाँ पे जो हमने ये अल्फा लार्ज सिग्नल करंट गेन अल्फा जो बोला है, इसमें और कॉमन बेस करंट गेन में डिफरेंस क्या है कि अल्फा की डेफिनेशन जब हम डिफाइन करते हैं तो चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन अमीटर करंट बोलते हैं, और जब कॉमन बेस करंट गेन को डिफाइन करते हैं तो वो क्या होता है, मॉड ऑफ रेशियो ऑफ IC अपॉन IC अपॉन IE, मीनिंग कलेक्टर करंट और अमीटर करंट का जो रेशियो होगा उसका मॉड। ये तुम्हारा कहलाता है बेसिकली, अगर डेफिनेशन से देखें तो ये बेसिकली तुम्हारा कहलाता है कॉमन बेस करंट गेन, और ये तुम्हारा कहलाता है लार्ज सिग्नल करंट गेन। ठीक है, दोनों को ही हम अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज वाई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ये याद रखना कि जब भी गिवन अल्फा होगा तो तुम्हें कॉमन बेस करंट गेन दिया होगा, मीनिंग ये मॉड ऑफ IC अपॉन IE दिया होगा। ठीक है, और इन जनरल अगर कहीं पे लार्ज सिग्नल करंट गेन डिफाइन करने को आता है तो वहां पे हम अल्फा इज इक्वल टू क्या डिफाइन करेंगे, IPC1 अपॉन IE। और उसको कैसे हमने फाइंड किया है, सिंपली डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE। हमने IE की एक वैल्यू रखी, उसमें IC की डिफरेंट वैल्यू आई, देन हमने IE की वैल्यू को चेंज किया, तब IC की कुछ डिफरेंट वैल्यू आई, और चेंज इन IC को हमने यहाँ पे डिफाइन किया और चेंज इन अमीटर करंट को यहाँ पे डिफाइन किया, और वहां से हमें अल्फा इज इक्वल टू क्या मिला, IPC1 अपॉन IE। तो यहाँ पे तुम्हें तीन ये पैरामीटर और देखने थे। ठीक, आफ्टर दैट अब इस अल्फा को अगर थोड़ा सा हम IPC1 अपॉन IE इसको मल्टीप्लाई कर दें IPE से और डिवाइड कर दें IPE से, और इसको फिर थोड़ा सा हम चेंज कर लें अपने हिसाब से, IPC1 अपॉन IPE मल्टीप्लाई बाय IPE अपॉन IE। तो IPC1 अपॉन IPE, ये अभी हमने क्या देखा था, ये क्या है, बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर,
और IPE अपॉन IE ये क्या है, अमीटर इंजेक्शन एफिशिएंसी, मीनिंग इसको हम क्या लिख सकते हैं, बीटा स्टार मल्टीप्लाई बाय गामा। अल्फा इज इक्वल टू क्या है, बीटा स्टार मल्टीप्लाई बाय गामा। ठीक, तो ये चीज हम याद रखेंगे कि हाँ इन जनरल इन केस जैसे आइडियली हम क्या चाहते हैं कि जितनी भी IE करंट मतलब अमीटर करंट हम जनरेट करें, अमीटर बेस जंक्शन में जितनी भी अमीटर करंट जनरेट करें वो सारी की सारी कलेक्टर जंक्शन तक पहुंच जाए, वो सारी की सारी करंट कलेक्टर साइड में पहुंच जाए। मीनिंग जो वो रिकम्बिनेशन हो रहा था बेस साइड में, बेस में रीजन में जो रिकम्बिनेशन हो रहा था वो हमारा अनवांटेड है, हम नहीं चाहते कि वो रिकम्बिनेशन हो। ठीक है, तो आइडियली अल्फा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मीनिंग IPC1 इज इक्वल टू IE होना चाहिए। आइडियली लैब सिग्नल करंट गेन इक्वल टू 1 होना चाहिए और IPC1 इज इक्वल टू IE होना चाहिए। और इन केस जब अल्फा इज इक्वल टू 1 होगा तो बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर और अमीटर इंजेक्शन एफिशिएंसी का प्रोडक्ट जो होगा वो इक्वल टू 1 होगा। मे बी पॉसिबल तुम्हारा बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर जो है वो 1/2 हो और अमीटर इंजेक्शन एफिशिएंसी जो है वो 2 हो। ठीक है, तो ये इंडिविजुअली 1 नहीं होंगे, लेकिन हाँ इनका जो ये भी हो सकता है कि ये इंडिविजुअली 1 हो भी, लेकिन मतलब इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि अल्फा अगर 1 होगा तो बीटा स्टार और गामा भी 1 होंगे। नेक्स्ट जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है तुम्हारा बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन। बीजेटी का जब हम इन जनरल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमें उसके लिए यूज करना होता है 2 पोर्ट नेटवर्क। अच्छा, अब ये बताओ नेटवर्क में 2 पोर्ट नेटवर्क पढ़ा है नेटवर्क एनालिसिस में? yes sir पढ़े हैं। पढ़े हैं। और वहां पे हमने 2 पोर्ट नेटवर्क में H पैरामीटर पढ़ा होगा। यस सर। yes sir तो तुम्हारा बीजेटी का कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं तो ये बेसिकली H पैरामीटर पे ही डिपेंडेंट होता है। 2 पोर्ट नेटवर्क के जो H पैरामीटर वाला फॉर्म है उस फॉर्म पे ही डिपेंडेंट होता है। ठीक, यहां पे भी एक साइड तुमने इनपुट दिया है, एक साइड तुम आउटपुट दोगे आउटपुट करंट होगी, आउटपुट करंट जैसे वहां पे 2 पोर्ट नेटवर्क पे अंदर जा रही होती है वैसे ही यहाँ पे भी अंदर जा रही है। सिमिलरली इनपुट करंट है वो भी तुम्हारी 2 पोर्ट नेटवर्क में इन्वर्ट होती है। ठीक, यहाँ पे तुम्हारा एक इनपुट नोड होगा, एक आउटपुट नोड होगा एंड एक नोड को हम रेफरेंस नोड बनाएंगे। बीजेटी में इन जनरल 3 नोड होते हैं ना अमीटर, बेस और कलेक्टर। तो 1 बाय 1 हम लेट्स से हमने कहा अमीटर को रेफरेंस नोड बनाया तो ये हो गया कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या हो गया, कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन। इन केस अगर हमने बेस को रेफरेंस नोड बनाया तो ये क्या हो गया, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कलेक्टर को अगर हमने रेफरेंस नोड बनाया तो हमारा क्या हो गया, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से हमारे बीजेटी के 3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं और ये कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली डिपेंडेंट होंगे H पैरामीटर पे। इनकी जो इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होगी वो बेसिकली किस पे डिपेंडेंट होगी, H पैरामीटर्स पे। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि किस तरीके से ये डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, उससे पहले देखो, जब हम बेस को कॉमन नोट करेंगे, जब हम बेस को कॉमन नोट करेंगे तो उस टाइम पे हम इनपुट अमीटर से प्रोवाइड कराएंगे और आउटपुट हम कलेक्टर पे लेंगे। मीनिंग यहाँ पे जो इधर साइड से अगर हमने यहाँ पे रेफरेंस नोड बेस लिया हुआ है, यहाँ पे बेस अगर हमने रेफरेंस नोड लिया है तो इनपुट साइड, इनपुट नोड जो होगा यानी इनपुट टर्मिनल जो होगा वो
अमीटर होगा और आउटपुट टर्मिनल जो होगा वो कलेक्टर होगा। तो इस टाइप का ये जो कॉन्फ़िगरेशन बना जिसमें हमने रेफरेंस नोड बेस रखा है और इनपुट हमने अमीटर से दिया है, आउटपुट हम कलेक्टर पे ले रहे हैं। ठीक एग्जैक्टली अगर देखें तो हम इनपुट जो दे रहे हैं वो अमीटर और जो ये कॉमन नोड है यानी बेस, अमीटर और बेस के बीच में हम इनपुट प्रोवाइड करा रहे हैं V1 और कलेक्टर और बेस के बीच में हम आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से लेट्स से अगर हम कॉमन अमीटर की बात करें तो कॉमन अमीटर के केस में जो रेफरेंस नोड होगी, जो कॉमन नोड होगी वो अमीटर होगी, इनपुट हम बेस से प्रोवाइड कर रहे हैं, आउटपुट हम कलेक्टर से ले रहे हैं। मीनिंग अगर यहां हमने रेफरेंस नोड या कॉमन नोड अमीटर कर दी, ठीक, तो क्लियरली जैसे ही रेफरेंस नोड या कॉमन नोड तुम्हारी जो है जैसे ही अमीटर हुई तुम्हें ये क्लियर हो गया कि भाई ये कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। अब कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जो इनपुट देते हैं वो बेस और अमीटर के बीच में देते हैं और आउटपुट जो लेते हैं वो कलेक्टर और अमीटर के बीच में लेते हैं। ठीक, तो कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन हो गया इस तरह से। इसी तरीके से लास्ट जो तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन है वो बेसिकली क्या है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या करेंगे हम, कलेक्टर को, जो हमारा कलेक्टर टर्मिनल है उसको कॉमन कर देंगे इन बिटवीन बेस एंड अमीटर, यानी रेफरेंस नोड हम इसको बना देंगे कलेक्टर को। इनपुट जो होगा वो बेस से प्रोवाइड कर रहे होंगे और आउटपुट हम अमीटर पे ले रहे होंगे। ठीक, मीनिंग अगर जो रेफरेंस नोड है वो हमारी कलेक्टर हो तो क्लियरली हमें ये तो समझ में आ गया कि भाई कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है। तो इनपुट हम बेस से प्रोवाइड कर रहे होंगे और आउटपुट हम अमीटर से ले रहे होंगे। नाउ अब एक चीज यहां पे ध्यान देना कि इनपुट हम कभी भी कलेक्टर टर्मिनल से नहीं दे रहे, कभी भी हम इनपुट कलेक्टर टर्मिनल से नहीं ले रहे हैं और आउटपुट कभी हम बेस टर्मिनल से नहीं ले रहे। रीजन कि बेस टर्मिनल तुम्हारा जो है, जो बेस रीजन है उस बेस रीजन का हम एरिया काफी स्मॉल रखते हैं। अगर हम बेस रीजन से आउटपुट लेंगे तो जो हीट जनरेट होगी आउटपुट पे वो हीट इस बीजेटी को डिस्ट्रॉय कर सकती है, डैमेज कर सकती है। ठीक है, इसी तरीके से क्योंकि कलेक्टर साइड में हम एरिया ज्यादा लेते हैं और डोपिंग मॉडरेट रखते हैं। ठीक है, बेसिक रीजन इस कलेक्टर रीजन तुम्हारा जो है वो उसका एरिया लार्ज होता है, दैट इज वाई इसको हम एज अ इनपुट नोड नहीं यूज करते। ठीक, अब okay, अब ये बताओ कि एच पैरामीटर में जो हम इक्वेशंस लिखते हैं V1 और I2 की, वो इक्वेशंस क्या होती हैं? V1 इज इक्वल टू क्या होता है? एच पैरामीटर पढ़ा है ना सभी ने? V1 equal to V11 I1 V1 plus V1 H12 V2 H11 I1 प्लस H12 I। V2 ओके, और I2 इज इक्वल टू क्या है? H21 I1 प्लस H22 I22 V2 ओके, अब यहाँ yes पे sir ध्यान से देखो, जो ये V1 और ये जो I2 है ये बेसिकली I1 और V2 पे डिपेंडेंट है। ये V1 और I2 जो है इनकी वैल्यू I1 और V2 पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ये H पैरामीटर जो है इस पे डिपेंडेंट है, दैट वो अलग एक चीज है, लेकिन यहाँ जो मेन कंपोनेंट जो है वो क्या है, I1 और V2। दैट इज V1 जो है वो बेसिकली फंक्शन है तुम्हारा I1 और V2 का। इसी तरह से I2 जो है वो तुम्हारा फंक्शन है I1 और V2 का।
तो यहां पे अगर हम ये कहें कि V1 और I2, V1 एंड I2 तुम्हारे डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे V1 और I2 क्या है, तुम्हारे डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, क्योंकि I1 और V2 पे वो डिपेंड कर रहे हैं, और I1 और V2 तुम्हारे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। करेक्ट। तो अब जब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, इन कॉन्फ़िगरेशन में तुम्हें बेसिकली क्या क्या देखना है कि कॉन्फ़िगरेशन का जो सर्किट बनता है वो हम किस तरह से कनेक्ट करेंगे, इनपुट वोल्टेज क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, इनपुट करंट क्या होगी, आउटपुट करंट क्या होगी, देन उनके बीच की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं। ठीक है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हर कॉन्फ़िगरेशन की हमें देखनी रहेगी कि हाँ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रही है और साथ में आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रही है। एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में जब हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देख रहे होंगे तो वहां पे हमें डिफरेंट रीजन्स भी देखने होंगे, कि मीनिंग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में हमें ये भी शो करना होगा कि हाँ जो तुम्हारा बीजेटी है वो कब सैचुरेशन रीजन में काम कर रहा है, कब कट ऑफ रीजन में काम कर रहा है, कब वो एक्टिव रीजन में काम कर रहा है। उसके लिए तुम्हें ये भी समझना होगा कि हाँ जब तुम्हें सैचुरेशन रीजन में काम कराना है तो उस टाइम पे इनपुट और आउटपुट वोल्टेज की जो वैल्यू होगी वो किस तरह से रखी जाएगी, मीनिंग पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 से ज्यादा या इस वोल्टेज से ज्यादा किस तरह से वैल्यू रखी जाएगी, ये हमें देखना होगा। और बेसिकली जो हम इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे वो हम किस तरह से बनाएंगे कि V1 जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक, फंक्शन है I1 और V2 का। तो जब हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर रहे होंगे तो V2 को कांस्टेंट कर देंगे, V2 को एक पर्टिकुलर वैल्यू पे कांस्टेंट कर देंगे, और V1 और I1 के बीच में हम रिलेशन देख के देन हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। किसी की भी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन होगा, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो बेसिकली इसी तरह से ड्रॉ की जाएगी। सिमिलरली जब हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ कर रहे होंगे तो हम I2 और V2 के बीच में रिलेशन निकालेंगे, मीनिंग आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज के बीच में रिलेशन निकालेंगे। कब? जब इनपुट करंट तुम्हारी कांस्टेंट हो, तुम्हारी इनपुट करंट कांस्टेंट हो। ठीक है, यहां पे हमने क्या किया, इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट के बीच में हमने रिलेशन निकाला है। कब? जब आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट हो। और यहां पे क्या किया, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में रिलेशन फाइंड आउट किया है जब इनपुट करंट कांस्टेंट हो। नाउ तो वन बाय वन सारे कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। पहला कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा क्या है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब जब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बना रहे होगे तो लेट्स से हम सर्किट भी एक बार ट्राई करते हैं कि अगर सर्किट में यही कॉन्फ़िगरेशन बना होता तो वो किस तरह से बना होता। ये तुम्हारा बीजेटी है, ठीक। अब बीजेटी का बेस टर्मिनल हमें कॉमन करना है, अमीटर और बेस के बीच में इनपुट प्रोवाइड करना है। तो लेट्स से हमने कहा कि अमीटर और बेस के बीच में जो वोल्टेज है उसको हम VEB लिख रहे हैं। देखो यहां पे इस नोटेशन से ध्यान देना थोड़ा सा, जब हमने VEB लिखा है तो मीनिंग ई साइड पे पॉजिटिव होगा पोलरिटी और इधर साइड पे नेगेटिव होगी पोलरिटी। ठीक है, ये इसकी ओरिजिनल पोलरिटी होगी जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया। सिमिलरली जो आउटपुट आ रहा होगा कलेक्टर पे, वो आउटपुट हम किस तरह से ले रहे होंगे, जैसे हमने कहा VCB, तो आउटपुट जो होगा उसकी पॉजिटिव पोलरिटी इधर होगी और नेगेटिव पोलरिटी इधर होगी। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान इसलिए रखना क्योंकि अभी यही VAB को हम कहेंगे कि हाँ VEB जब नेगेटिव होगा तो तुम्हारा
एन और पी यानी अमीटर बेस्ड जंक्शन जो है वो तुम्हारा फॉरवर्ड बायस होगा, मतलब उसके दोनों जंक्शंस के अमीटर बेस्ड जंक्शन और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन, उनको फॉरवर्ड और रिवर्स बायस हम इन्हीं वोल्टेजेस की पोलैरिटी से करेंगे। तो इस पोलैरिटी को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक। अगर हम इन जनरल अगर हम फुल डायग्राम बनाते तो ये कुछ इस तरह से होता, ठीक है। अगर हम सर्किट डायग्राम में देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का बना होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो इसका में जो एरो बनेगा वो पी टू एन इस डायरेक्शन में बनेगा, ठीक। ना अब यहां पे देखो जो वोल्टेज VEB है, ये वोल्टेज VEB का पॉजिटिव टर्मिनल लगा है N से, नेगेटिव टर्मिनल लगा है P से, ठीक। तो ये VEB अगर हम कहें ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अगर हम ये VEB ये कह रहे हैं कि ग्रेटर देन 0 है, दैट मींस पोलैरिटी वही बनी रहेगी, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, N से पॉजिटिव कनेक्ट है, P से नेगेटिव कनेक्ट है। तो दैट मींस ये जो अमीटर बेस्ड जंक्शन है, अभी हम केवल इस जंक्शन की इधर की ही बात कर रहे हैं, इनपुट साइड की, तो ये जो अमीटर बेस्ड जंक्शन है, ये अमीटर बेस्ड जंक्शन, इसको हम JE से डिनोट करेंगे, ठीक है। अमीटर जंक्शन या अमीटर बेस्ड जंक्शन, ये अमीटर बेस्ड जंक्शन तुम्हारा क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा या रिवर्स बायस होगा? सर ये रिवर्स बायस होगा। रिवर्स बायस होगा, करेक्ट, ठीक। इन केस अगर हम इसी VEB वोल्टेज को, जो इनपुट वोल्टेज हमने दिया ये लेस देन 0 दें, मीनिंग अगर हम ये VEB वोल्टेज नेगेटिव वोल्टेज दें, तब क्या होगा, ये पोलैरिटी जो इधर प्लस और इधर माइनस है वो कुछ इस तरह से दिख रही होंगी, इधर माइनस और इधर प्लस, राइट। तो उस टाइम पे अगर हम देखेंगे तो